वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे NIS 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का पेपर जिसका कोड है 213। आज इसकी मैं फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ और इसमें जो है ये पेपर आपका अक्टूबर 2023 में आया था। अभी ये हुआ था ये एग्ज़ाम। तो आप इसकी जो है पहले मैं आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ, जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं उसके बाद मैं आपको पूरा जो है इसको सोल्व करके भी दिखाऊंगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा सोशल साइंस का पेपर है वो कितने घंटे का है। 3 घंटे का हमारा पेपर रहेगा और इसमें जो है पूरे कितने अंक का आएगा, ये हमारा जो है 100 अंक का हमारा पेपर आएगा। ठीक है, तो ये आप मत मान के चलना। कई बच्चे पूछते हैं कि 80 मार्क्स का आएगा, तो ये 80 का नहीं है, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर है और 3 घंटे इसका टाइमिंग है। तो अपना टाइमिंग और अपने मार्क्स जो है वो अपना देख के चलना कि आपको कितनी जल्दी पेपर कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है। ये जो बाकी क्वेश्चन है ये भी आपको दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जो है अलग पेपर पे आपका पेपर जो है वो सॉल्व किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन पेपर पे पूरा जो है सोल्व करके नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए आप इसमें से ही पूरा पेपर रीड करेंगे। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, देख रहे हैं आप सामने। 3 घंटे का समय है और 100 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी रेखा वृत्त भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिले होंगे ऐसे करके, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और आपने इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक कर देना है। तो पहला है कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो इनमें से 4 में से एक आपको जो है राइट करके बताना है। तो आपको पता है कि पहले का जो आंसर होगा हमारा कर्क रेखा, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आपकी जो सामने है ये आपका अक्टूबर में ही पेपर आया था, उसी में से ली गई है। अगर आप इसको अच्छे से करके जाओगे तो काफी क्वेश्चन जो है इसी में से भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, निम्न में से किस शासन व्यवस्था में एक निर्वाचित व्यक्ति शासन अध्यक्ष बनता है। ठीक है, तो किस में बनेगा, प्रजातंत्र, तानाशाही, राजतंत्र या कुलीन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ये चारों के 4 ऑप्शन जो है इसमें से एक राइट बताना है और उसका जो है 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें राइट होगा प्रजातंत्र। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक शहरी व्यक्ति को निम्न में से प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1900, 2000, 2100 या 2200। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो 2100 कैलोरी की जो है वो आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में राजभाषा आयोग का गठन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। तो इसमें कहा है कि जो राजभाषा है हमारी उसके आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आपको बताना है। 1953 ए है, बी का देखिए 1955, सी का देखिए 1958 और डी का देखिए 1960। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका बी राइट आंसर है। 1955 में जो है राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लौह युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। स्टूडेंट्स, वो हमारे जो 4 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के आएंगे, उसके बाद हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। पहला देखते हैं इसका, लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। देखो, अगर लोहा जीवन में आया है, पहले मानव आदिवासी होता था। ठीक है, जो उसके औजार होते थे, जब उसने धीरे धीरे उसके अंदर इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसने नई खोजें की, तो उसके लकड़ी के, पत्थर के औजार जो थे उसके होते थे। लेकिन जैसे जैसे उसको धातुओं का ज्ञान होता गया तो सब क्या हुआ था उसके साथ, उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, कृषि की उपज होने लगी। ठीक है, कृषि की उपज कैसे, जब उसने खेती करना शुरू किया तो लोहे के औजारों का ही प्रयोग करेगा ना। उसने खेती को खोदना शुरू किया, जमीन को, तो फिर उसके बाद उसने बुआई की, तो सब में जो है लोहे का इस्तेमाल किया, तो कृषि की उपज जो है वो होने लगी। और नंबर 3 पे, लोह युग बौद्धिक प्रगति का भी युग माना जाता है। ठीक है, कि इसमें कहा गया है कि ये बौद्धिक प्रगति का युग है। तो स्टूडेंट्स, इसमें लोह युग की बात हुई है, तो आप जो है ताम्र की भी और इनकी जितनी भी हमारी धातुएं रही हैं उनके बारे में अच्छे से रीड करके जाओगे। अब की बार लोह का पूछ लिया, क्या पता वो पाषाण के बारे में पूछ ले, या हो सकता है ताम्र युग के बारे में पूछ ले। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप जो है अच्छे से रीड करके जाओगे, ताकि जब भी इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
ग्रीष्म ऋतु की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है जो गर्मी की ऋतु, ठीक है, जहाँ जो हमारी गर्मियाँ आती है ना, तो उसको ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ग्रीष्म पहला जो इसका है 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ दो उसमें आपके पॉइंट में मैंने इसके मार्क्स जो है सोल्व करके दिखा दिया है। पहला जो पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु मक्का, चावल, काली मिर्च की पकाई अच्छे से होती है, ठीक है, क्योंकि जब ऋतु में धूप ज़्यादा पड़ती है तो जो मक्का होता है, चावल होता है, काली मिर्च होती है, तो उसकी पकाई जो है वो अच्छे से हो जाती है। और नंबर 2 की बात करें, ग्रीष्म ऋतु स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, ठीक है। क्यों लाभदायक है? इसमें विषैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो जितने भी कीटाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकारों को परिभाषित कीजिए। इसमें कहा है, देखो ये जो परिभाषित शब्द है ना, यही आपको कंफ्यूज करता है। जब आपको पता है कि अधिकार का मतलब क्या होता है, परिभाषित क्या है, अगर उसका उल्लेख करना आ गया या उसको परिभाषित करना आ गया या उसका वर्णन करना आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अधिकारों के बारे में बताना ही इन सब के बारे में बताना होता है। परिभाषित, वर्णन, उल्लेख, ये कोई भी वर्ड अगर आते हैं तो अधिकारों के बारे में ही बताना है आपने, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते और उन्हें आंसर पता होता है, लेकिन वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैंने कर दिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कभी भी गलत नहीं होगा, आपको सिर्फ ध्यान से ये करना है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का विकास कब होगा, जब उसको कुछ अधिकार मिले होंगे, तथा समाज व राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है कि समाज की तरफ से भी कुछ आपको अधिकार दिए जाते हैं और राज्य की तरफ से भी कुछ आपको अधिकार दिए जाते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है ना। सब व्यक्ति को कैसा अधिकार है? जीने का अधिकार है। अब ये तो नहीं है कि ये तो नहीं होगा कि कोई ये बोल दे कि भाई मैं तेरे जीने का अधिकार छीन लेता हूं, तो दूसरा जो अधिकार छीनेगा तो वो सजा का पात्र भी होगा। तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। समझ आ गया? अधिकार का मतलब यही होता है। एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ, अधिकार किसी व्यक्ति को, ठीक है, अब ये अपेक्षित शब्द भी छोड़ दो आप, अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे अधिकार हैं जो उसको अपने आप के व्यक्तित्व से, समाज की तरफ से और राज्य की तरफ से मिले होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है, हम इसका उदाहरण के साथ बात करेंगे, तो जीने का अधिकार, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपका 2 नंबर का ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक 1-1 नंबर के थे और अभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकारों के किन्हीं दो कार्यों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लोकतंत्र सरकार होती क्या, पहले तो मैं ये बता दूं, मैं जो भारत है हमारी वो लोकतांत्रिक सरकार है। कैसे? इसमें जो है, जो ये सरकार बनती है ना, इसमें चुनाव जब होते हैं, लोक यानी जनता के द्वारा चुनाव होते हैं, ये जनता का तंत्र ही तो है, जिसमें जनता के द्वारा चुने ही जो हमारे अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो सारे के सारे जो वोट प्राप्त करके सरकार को चलाते हैं। तो इसीलिए तो लोकतांत्रिक बोला गया है ना, लोकतांत्रिक सरकार के। तो इनके क्या है कार्य, क्या है लोकतांत्रिक सरकार के? इसके 2 नंबर का मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, आप तीनों याद कर लेना। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, ठीक है, कि जब कोई सरकार बन जाती है तो वो नागरिकों को समानता देगी। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, सरकार जो है व्यक्ति की गरिमा को, यानी व्यक्ति का जो है उसको ऊपर रखता है व्यक्ति को, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। जब लोकतांत्रिक सरकार होगी तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर कोई सरकार ऐसा काम कर देती है तो जनता उससे पूछ भी सकती है कि ऐसा क्यों है, तो इसीलिए वो उत्तरदायी भी होगी। तो लोकतंत्र के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते रहते हैं और इसको आप बना के भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा टफ नहीं होते। 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ के आना भी बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि अच्छे से करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन के परिणामों का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 1,
जर्मनी कबीले के हमलों के बाद पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन। इसमें पहले आप ये देखो कि जो पतन होता है ना उसका मतलब क्या है। काफी बार पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता का क्या पतन के क्या कारण रहे हैं, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता के क्या पतन के कारण रहे, तो पतन जो है ना उस राजा के पतन के क्या कारण रहे। तो ये पतन शब्द देख के ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पतन है क्या, ये क्यों आया है बार बार, क्या मतलब है। पतन का मतलब होता है उस चीज का खत्म हो जाना, ठीक है। तो वो चीज जब खत्म हो जाती है तो उसको पतन कहते हैं। रोमन साम्राज्य, ठीक है, वो खत्म होने के क्या कारण थे, किन कारणों के वजह से वो खत्म हो गया था, वो बताना है। कहते हैं जर्मनी कबीलों के हमले के बाद पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। अब ये तो रोमन था, और जर्मन के जो कबीले थे ना उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, और जिसके कारण पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। नंबर 2 की बात करें, हमलावरों ने अपने अलग अलग उत्तरवर्ती राज्य स्थापित कर लिए, ठीक है। तो जो ये आपस में लड़ते ही रहते थे, तुम्हें पता ही है। तो पश्चिम पे किसने किया, जर्मनी का हो गया, और कुछ हमलावरों ने उत्तरवर्ती राज्यों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नंबर 3 की बात करें, रोमन और जर्मनिक समाज एक दूसरे के संपर्क में घुल मिल गए। कुछ कहते हैं कि जर्मन ने आक्रमण किया, और कुछ का कहना है कि इन दोनों की जो संस्कृति रही है, समाज रहा है, वो आपस में मिल गया, और मिलने से जो रोमन साम्राज्य था ऐसे लग रहा जैसे मान लो उसका है, वो उसमें घुल मिल जाने के बाद उनका पतन हो गया, ठीक है। नंबर 4 देखेंगे, सामंतवाद ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों को पूरी तरह बदल दिया, ठीक है। सामंतवाद का मतलब क्या होता है कि जब एक शक्तिशाली राजा जो है दूसरे कमजोर राजा पर अधिकार स्थापित कर लेता है, उसको सामंतवाद जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो सामाजिक, रोमन की जो सामाजिक क्रिया रही थी, राजनीतिक या आर्थिक संगठन जो भी रहे थे, उनको उसने बदल दिया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या कारण रहे होंगे रोमन साम्राज्य के पतन के, तो आप इन चारों को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में निहित जनहित के किन्हीं 2 आदर्शों की व्याख्या कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक घोषणा पत्र लागू किया था स्वतंत्रता के में, तो उसमें जनहित के लिए कुछ आदर्श दिए थे, वो उसकी व्याख्या करनी है। स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगी, क्योंकि अभी जो है ये क्वेश्चन जो है 10 अपने आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, तो मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए प्रौद्योगिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, उद्योग में बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल उसमें क्रांति हो गई, नई नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, तो क्या परिवर्तन हुए थे उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे वस्त्र उद्योग, ठीक है। वस्त्र के जो कारखाने थे उसमें क्या हुआ, 1789 में सैमुअल स्लेटर इंग्लैंड से बाहर निकलकर अमेरिका पहुंचा, ठीक है। कहाँ पहुंचा, इंग्लैंड से बाहर निकलकर अमेरिका। वह अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का ज्ञान ले गया, जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है। तो ये कोई था जो इंग्लैंड से गया, और उसने, इसका नाम याद कर लेना, अगर नाम याद नहीं कर रहे हो तो लिख देना जो भी है, कि भाई एक व्यक्ति जो था इंग्लैंड से बाहर गए और उन्होंने अमेरिका पहुंचा, और वहां जाके अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा भी वो ले गया, और उद्योग का ज्ञान जो है वहां से लिया, और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति उसने लाई, ठीक है। दूसरा था वस्त्र उद्योग, तो हो गया क्योंकि कपड़े वगैरह का था। अब भाप का इंजन, 1705 में थॉमस न्यूकोमन कोयला खानों से पानी निकालने के लिए इस इंजन का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये भाप के इंजन का जो है उस टाइम पे, और भाप के इंजन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि कोयले से जो था, कोयले की खपत भी ज़्यादा हो रही थी, तो इसने भाप के इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोयला और लौह। भाप इंजन ने कोयला और लोहे के साथ आधुनिक उद्योगों की नींव रखी। 1709 में इब्राहिम डर्बी को कोक के साथ ढलवा लोहे का उत्पादन किया, ठीक है। तो ये जो है इसने क्या किया, जो ये सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं ये बाहर के लोगों के नाम है, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कोयले के साथ साथ लोहे का जो है वो ढलवा लोहे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 4 पे देखें, परिवहन और संचार के साधन, ठीक है। 1814 में जॉर्ज स्टीवेंस पहली भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया, जो रेलवे ट्रैक पर चला, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान
लकड़ी चालित जहाज की जगह भाप चलित जहाज ने ले ली। लोहा जहाज समुद्र के पार यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो देखो क्रांति तो हुई। पहली क्रांति वस्त्र उद्योग में हुई, फिर भाप का इंजन बना, फिर कोयला और लोह का इस्तेमाल किया गया, फिर परिवहन और संचार का जो है माध्यम बन गया। ठीक है, फिर जैसे जैसे समुद्र में लोहे का जैसे जहाज वगैरह भी बन के जाने लग गए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो है मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगी, कल ही लेके आ जाऊँगी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।